नमस्कार दोस्तों। तो मैं मनीष शर्मा, जयपुर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो अपन जो बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान जीके के चैप्टरों की बात करेंगे। और राजस्थान जीके में एक आपका एक विशेष चैप्टर है जो कल्चर के अंतर्गत भी आता है और राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आता है। और उस चैप्टर का नाम है राजस्थान का पर्यटन। राजस्थान में अपन टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब जो पर्यटन वाला जो चैप्टर है आपकी रीट में एक विशेष तौर पर दिया गया है, रीट के सिलेबस में दे रखा है। पटवार में भी, बीएसटीसी, ऐसा कोई भी राजस्थान का एग्जाम नहीं है जिसमें पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन नहीं आए। जिसमें क्या है, पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन नहीं आए। तो सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं, पहली जो बात होगी वो होगी पर्यटन किसे कहा जाता है। पहली जो बात करेंगे वो है पर्यटन किसे कहा जाता है। तो आप बता सकते हो पर्यटन किसे कहते हैं? तो देश विदेश में घूमना, देश विदेश में घूमना पर्यटन या देशाटन कहलाता है। पर्यटन या देशाटन कहलाता है। तो देश विदेश में घूमना क्या कहलाता है दोस्तों? पर्यटन या देशाटन के नाम से जाना जाता है। और जो पर्यटन है इसे निर्धूम उद्योग कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पर्यटन को एक कैसा उद्योग कहा जाता है दोस्तों, तो एक निर्धूम उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, या फिर इसको कह सकते हैं धुआं रहित। यानी कि निर्धूम उद्योग किसे कहा जाता है या धुआं रहित उद्योग कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है दोस्तों? पर्यटन को निर्धूम उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अब आता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बात करेंगे अपन विश्व स्तर पे बात करेंगे कि विश्व स्तर पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले जो प्रयास है वो कब किए? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 1925 में, कब की बात है दोस्तों? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1925 में राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते हैं या राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला जो प्रयास किया गया वो कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? 1925 से प्रारंभ किया। कब से प्रारंभ किया गया? 1925 से प्रारंभ किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो पर्यटन है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संवैधानिक दर्जा यानी कि संवैधानिक जो मान्यता प्रदान है जो कब से की गई? यूएनओ के द्वारा इसको संवैधानिक जो दर्जा है पर्यटन को वो कब से दिया गया? इसको यूएनओ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा विश्व स्तर पे इसको जो मान्यता दी गई 27 सितंबर 1970 को दी गई। कब दी गई दोस्तों? 27 सितंबर 1970 को इसको संवैधानिक यानी कि राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व में इसको एक संघ के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई पर्यटन को। इसलिए आपके लिए क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 27 सितंबर। कब मनाया जाता है भाई? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय पर्यटन दिवस है दोस्तों वो है 25 जनवरी को मनाया। तो भारतीय पर्यटन दिवस तो कब है? 25 जनवरी को। विश्व पर्यटन दिवस कब है दोस्तों? 27 सितंबर को। और 25 जनवरी को ही भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय पर्यटन दिवस भी कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो भी आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब जो पर्यटन है इसको बढ़ावा देने के लिए पहला क्वेश्चन आता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसको उद्योग का दर्जा देने का महत्व क्या था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का महत्व क्या हुआ? इससे कौन कौन से लाभ प्राप्त हुए? तो पहला जो लाभ है, इसके महत्व क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो अच्छे एग्जाम होते हैं उनमें आता है पर्यटन के महत्व कौन कौन से हैं। पहला जो पर्यटन का जो महत्व है और वो है वो दोस्तों, उसका नाम आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा जो विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है दूसरे नंबर पर, वो पर्यटन से ही है। तो पहला उद्देश्य है विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। विदेशी मुद्रा का जो अर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों? पर्यटन के द्वारा हो रहा है। लेकिन भारत में जो पहला स्थान है विदेशी मुद्रा में, एफडीआई, सबसे ज्यादा जो विदेशी मुद्रा होती है वो एफडीआई के द्वारा है। और दूसरे नंबर पे जो है वो आपका पर्यटन है, जिसके द्वारा विदेशी मुद्रा का आयोजन या अर्जन किया जाता है। विदेशी मुद्रा का क्या किया जाता है दोस्तों? अर्जन किया जाता है। अब दूसरा आता है कि इसका दूसरा महत्व क्या है? इसका जो सेकंड महत्व है, प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। यानी कि प्राचीन इमारतें हैं, धरोहर हैं, कोई भी है, उनको संरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि इनको पर्यटन स्थल घोषित किया गया तो उनका रख रखाव करने का जिम्मेदारी भी दिया गया। उनमें जो भी सुधार किए जाने थे वो भी काम किए गए। तो दूसरा जो उद्देश्य रहा वो क्या रहा? प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों का क्या हुआ है? संरक्षण किया गया। अब एक तीसरा एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ, इससे जो लाभ प्राप्त हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास एवं रोजगार प्रदान करना। रोजगार के अवसर प्रदान किए इसके द्वारा सबसे ज्यादा, क्योंकि आर्थिक विकास हुआ, इकोनॉमी तो आई, पैसा आया, जहां भी लोग घूमने गए, लेकिन उस क्षेत्र का सामाजिक विकास भी हुआ। उस क्षेत्र में लोगों ने अलग अलग टाइप के लोगों से कुछ न कुछ सीखा, तो सामाजिक विकास हुआ। और सभी लोगों को अपने छोटे जो लघु उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, उनको भी क्या है, विदेश में पहचान प्राप्त हुई। और वो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कौन था? पर्यटन ही था। तो ये आपके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण, अगर आपसे पूछ ले कि पर्यटन का जो महत्व है, वो पर्यटन का महत्व कौन कौन सा है, तो पहला कौन सा था दोस्तों? विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। दूसरा है प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना। और तीसरा जो था वो है आपका रोजगार प्रदान करना। सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी पर्यटन के द्वारा होता है। क्वेश्चन आता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? क्वेश्चन ये भी आता भी कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया है? पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। अगर आपसे पूछ ले कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन सी सिफारिश के आधार पर दिया गया, तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। कब दिया गया भाई? अगर ऐसे पूछ ले कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया और कौन सी सिफारिश के आधार पर दिया गया, तो मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। अब जो पर्यटन है इसको एक दिया गया जन उद्योग का दर्जा।
एक तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, दूसरा दिया गया पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा भी दिया गया। तो जन उद्योग का दर्जा दिया गया 2004-5 के अंतर्गत दिया गया। अब आता है कि जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि राजस्थान में एक आते हैं पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब, ये क्वेश्चन में आता है सबसे ज्यादा। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय, राजस्थान में पर्यटन विभाग, दोनों अलग अलग। अगर आपसे पूछ ले पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई है, तो राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई। कब की गई भाई दोस्तों? 1955 में राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, तो वो 1956 में की गई। और इनके जो मुख्यालय हैं वो कहां पर है? आपके जयपुर में ही है। पर्यटन निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जयपुर में है। तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में और पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 के अंतर्गत की गई। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में राज्य होटल विकास निगम की स्थापना की गई, कब की गई, तो राजस्थान में राज्य होटल विकास निगम की स्थापना कब की? होटल विकास निगम की स्थापना 1965 के अंतर्गत की। तो होटल विकास निगम की स्थापना तो दोस्तों कब की गई? 1965 में की गई। और इसका मुख्यालय भी आपका कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत है। होटल विकास निगम का भी मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंतर्गत है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक तो है संस्था, एक आता है राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, और एक है राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा संस्थान कौन सा है। एक है आपकी संस्था और एक है आपका संस्था, दोनों में अंतर है। संस्था कौन सी है? पहली बात कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में एक संस्था की स्थापना की गई और उस संस्था का नाम था दोस्तों RTDC। क्या नाम था? RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। और इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1979 और इसका मुख्यालय भी आपका जयपुर में है। इसका मुख्यालय भी कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंतर्गत है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में संस्थान कौन सा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा संस्थान कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो संस्थान है उसका नाम सुना होगा आपने, रीतिमा। सबसे बड़ा जो संस्थान है वो कौन सा है दोस्तों? रीतिमान है। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996 के अंतर्गत की। रीतिमान की स्थापना 29 अक्टूबर 1996 के अंतर्गत की गई। अगर आपसे पूछ ले कि रीतिमान क्या है, तो राजस्थान इंस्टीट्यूट टूरिज्म मैनेजमेंट। तो रीतिमान की स्थापना कब की गई? ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आएगा कि रीतिमान की स्थापना की गई, तो ये 1996 के अंतर्गत की गई। कब की गई भाई? टूरिज्म, ये तो हो गया राजस्थान इंस्टीट्यूट टूरिज्म एंड ट्रेवल्स, सॉरी एंड
ट्रेवल्स मैनेजमेंट। तो ये आपका सबसे बड़ा क्या हो गया दोस्तों, संस्थान हो गया, और ये सबसे बड़ा क्या हो गया, संस्था हो गया। ये सबसे बड़ा क्या हो गया भाई साहब, संस्था हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आरटीडीसी जो है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, या फिर इसको कह सकते हैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्या कह सकते हैं दोस्तों, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जा सकता है। अब आता है कि राजस्थान के अंतर्गत जो पर्यटन है, इसको पर्यटन का दर्जा कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया भाई, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर अभी बताया था आपको। कब दिया गया, 1989 में दिया गया। कब दिया गया भाई, 1989 के अंदर दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो पर्यटन है इसके इसको जब उद्योग का दर्जा कर दिया गया, तो पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004 एवं 5 के अंतर्गत दिया। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया भाई, 2004-5 के अंतर्गत दिया गया। लेकिन अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब बनाई गई, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब बनाई गई। अगर आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपको पता होगा तो आप बता दोगे कि राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब बनाई गई। तो राजस्थान की प्रथम जो पर्यटन नीति थी उसकी आपकी 5 जुलाई 2001 के अंतर्गत बनी। और एक जो पर्यटन नीति है ये 2015 में भी बनाई गई है, पर्यटन नीति 5 में थी, और एक 2015 में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटन नीति को बनाया गया है। दूसरी पर्यटन नीति 2007 में भी थी। अगर आपसे ऐसे पूछे, पहली वाली 2001 में, दूसरी वाली कब है, 2007 में। फिर इसके बाद 2015 की पर्यटन नीति है, वो कारगर है, चल रही है। अब आता है कि जो पर्यटन के लिए कुछ व्यक्ति विशेष है, कुछ व्यक्ति विशेषों के लिए कोई नया नया शब्द जोड़ा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राजस्थान का भ्रमण किया, प्राचीन काल में भी किया, अभी भी कर रहे हैं, और उन्होंने राजस्थान के लिए कुछ न कुछ ऐसे शब्दों से संबोधित किया कि उनको लोग आज भी याद कर रहे हैं या फिर उनको आज पढ़ रहे हैं। तो एक व्यक्ति का नाम सुना होगा और उसका नाम है राजस्थान के इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम है भाई, तो अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का इतिहासकार कौन, तो राजस्थान के इतिहासकार है दोस्तों, इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, जेम्स टॉड। और इनको कहते हैं घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, तो कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। जितने भी राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल थे जिनका भ्रमण किसके द्वारा किया गया, तो वो घोड़े वाले बाबा थे, और उनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कौन थे दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड थे, जिन्होंने राजस्थान का पूरे का भ्रमण किया और स्थलों का भ्रमण किया। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया। कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों, ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कौन सी पुस्तक में किया गया। तो कौन सी पुस्तक में किया गया, तो उसका नाम था द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक के अंतर्गत किया गया। अब एक व्यक्ति था, उसका नाम था डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान का एक शहर है जयपुर, और जयपुर शहर को क्या है, इसने रंगश्री दी, रंगश्री दी, या फिर इसको कह देते हैं आइलैंड ऑफ ग्लोरी। तो आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा गया,
जयपुर को कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, तो डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा कहा गया, या फिर इसको हिंदी में कह सकते हैं रंगश्री द्वीप की संज्ञा किसके द्वारा दी गई। तो रंगश्री द्वीप की जो संज्ञा दी गई है दोस्तों किसके द्वारा दी गई, तो वो दी गई डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा राजस्थान के जयपुर शहर को रंगश्री द्वीप की संज्ञा दी गई। अब एक बात आती है कि राजस्थान में जो पर्यटन आते हैं जो दो टाइप से आते हैं, एक पर्यटन आता है देसी और एक दूसरा आता है विदेशी। दो टाइप के पर्यटक आए हैं। पर्यटन होता है दो टाइप का है। एक आता है विदेशी पर्यटक, एक आता है देसी पर्यटक। एक देसी पर्यटक हो गया और एक दूसरा हो गया और उसका नाम हो गया विदेशी पर्यटक। अब एक आता है कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से देश से आते हैं और कौन से जिले में आते हैं। ऐसे ही अपन देशी की बात करेंगे, कौन से राज्य से आते हैं और कौन से स्थान पर आते हैं। विदेशी पर्यटकों में राज्य का पहला स्थान कौन सा है, वो राज्य का कौन सा स्थान है, तो विदेशी पर्यटकों में राजस्थान का 5वां स्थान है भाई साहब। देश गोवा है, जम्मू कश्मीर है, ये पहले दूसरे नंबर पे आते हैं। और राजस्थान विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है दोस्तों, तो ये 5वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है। अब आता है कि सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक है जो कहां से आता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक एक तो आपका जयपुर में आता है और जयपुर के बाद एक उदयपुर में आता है। अगर आपसे पूछ ले विदेशी पर्यटक कहां कहां पर सर्वाधिक आते हैं, फर्स्ट नंबर आपका जयपुर है। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है और उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, और दोनों शहरों में ही सबसे ज्यादा जो आते हैं वो विदेशी घूमने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा विदेशी कहां से आता है, तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस से आता है भाई साहब। सर्वाधिक विदेशी जो पर्यटक है जो कहां से आता है दोस्तों, फ्रांस से आता है। फ्रांस के बाद ब्रिटेन से आता है और ब्रिटेन के बाद यूएस से आता है। फिर इसके बाद भी अगर देख लिया जाए तो जर्मनी से आता है। तो ये सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों वाले देश हैं जहां से राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अब आती है देशी पर्यटकों की बात कि देशी जो पर्यटक है इसमें राज्य का कौन सा स्थान है, तो देशी पर्यटकों में भी राजस्थान का भारत में 7वां स्थान। देशी पर्यटकों में भी भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे सबसे ज्यादा देशी पर्यटक कौन से राज्य से आते हैं, तो सर्वाधिक देशी पर्यटक गुजरात से आते हैं। और सर्वाधिक कहां पर आते हैं, तो ये देशी पर्यटक सबसे ज्यादा अजमेर में आते हैं, पुष्कर में आते हैं। अजमेर में दरगाह पे आते हैं, पुष्कर में भाई साहब झील है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पे भी सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक घूमने के लिए और देखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक देशी पर्यटक कौन से महीने में आते हैं, माह पूछ ले सबसे ज्यादा सितंबर के महीने में देशी पर्यटक आते हैं। देशी पर्यटक सबसे ज्यादा सितंबर में आता है और न्यूनतम आता है वो आपका जून के महीने में। जेठ की दोपहरी में कोई भी नहीं आना चाहता, आपको पता है इतनी भयंकर गर्मियां होती हैं राजस्थान में,
50 डिग्री टेम्परेचर के आसपास हो जाता है। 50 डिग्री झेलने वाले राजस्थान के लोग ही हैं। बाहर के लोगों में इतनी कहाँ शक्ति है कि वो 50 डिग्री टेम्परेचर को राजस्थान वाले को झेल जाए। इसलिए सबसे कम जो पर्यटक आता है वो जून के महीने में ही आता है। सबसे ज्यादा सितंबर में आते हैं, और जो विदेशी आता है सबसे ज्यादा मार्च में आता है। विदेशी जो सबसे ज्यादा आता है वो सर्वाधिक आता है मार्च में आता है, और कम आता है वो जून में है। क्योंकि न्यूनतम भाई साहब जब भारत वाले नहीं आ सकते तो विदेशियों की बेचारों की कहाँ हिम्मत है कि वो जून के महीने में राजस्थान में भ्रमण कर जाए, वो भी रेत के धुरों का। क्योंकि सबसे ज्यादा जो घूमने आते हैं रेत के धोरे देखने आते हैं लोग। क्योंकि नाम सुना हुआ है धरती धोरारी। राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो धरती धोरारी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? धरती धोरारी के नाम से किसको जाना जाता है? राजस्थान को जाना जाता है। राजस्थान को धरती धोरारी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? धरती धोरारी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद राजस्थान के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आरटीडीसी ने ध्येय वाक्य प्रस्तुत किए। अगर आपसे पूछ ले कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आरटीडीसी के ध्येय वाक्य कौन से हैं, ध्येय वाक्य कौन से हैं? आरटीडीसी के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ध्येय वाक्य कौन कौन से प्रस्तुत किए गए हैं राजस्थान में? तो आपने सुना होगा, फर्स्ट जो था 1978 में जारी किया गया था और उसका नाम था ढोला मारू। पहला जो था ढोला मारू था, दूसरा था पधारो मारे देश, फिर इसके बाद रंगीला राजस्थान, इसके बाद चौथा था आपका जाने क्या दिख जाए, फिर था वर्तमान में फिर द्वारा हो गया पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। प्रेजेंट में आरटीडीसी का जो ध्येयवाक्य है और उसका नाम है पधारो मारे देश, और दूसरे नंबर पे भी था और उसी का वही नाम था पधारो मारे देश। तो ये आरटीडीसी के द्वारा क्या है, आपके ध्येय वाक्य प्रस्तुत किए गए हैं। क्या प्रस्तुत किए गए भाई? ध्येय वाक्य प्रस्तुत किए गए हैं। ध्येय वाक्य आपके प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये आरटीडीसी के ध्येय वाक्य है आपके, जिनको प्रस्तुत किया गया है। अब इसके बाद जो आरटीडीसी के द्वारा राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, इनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, तो उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आरटीडीसी के द्वारा चलाई गई। अब आरटीडीसी के द्वारा राजस्थान में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया गया। बहुत सारी योजनाओं में, जैसे योजनाओं की अगर बात करें, योजनाएं पहले एक बार लिख लेंगे फिर इसके बाद समझेंगे कौन कौन सी योजनाएं चलाई। एक है पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, बात ही कर लेते हैं। ये पेपर में आया हुआ है, पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी की शुरुआत कब से की? तो इसकी जो शुरुआत 1982 से की गई, और यह एक शाही रेलगाड़ी है, शाही रेलगाड़ी है। तो शाही रेलगाड़ी है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाता है, और ये पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और इसी की तर्ज पर राजस्थान में एक और रेलगाड़ी की शुरुआत की गई 2009 में। राजस्थान ऑन व्हील्स,
राजस्थान ऑन व्हील्स 2009। यह भी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरी पहल थी, जो पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। इसके बाद जैसे राजस्थान में और भी योजनाएं चलाई गई, भाई राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जिससे पर्यटकों के विकास में वृद्धि हुई है। जिससे पर्यटक के विकास में क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। जैसे एक योजना थी, उसका नाम है हेरिटेज होटल योजना। हेरिटेज होटल योजना। हेरिटेज होटल योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यटकों को ऐसे महल एवं हवेलियां जो स्वतंत्रता से पूर्व बने हुए हैं, उनको पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया। और इस योजना की जो शुरुआत की गई है वो 1991 से की गई। 1991 से इसका प्रारंभ किया गया और राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, प्रथम हेरिटेज होटल है और उसका नाम है दोस्तों अजीत भवन जोधपुर। तो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है दोस्तों, अजीत भवन जोधपुर है। और इन होटलों की जो शुरुआत की गई 1991 से इनको प्रारंभ किया गया। कब से प्रारंभ किया गया है, 1991 से। तो एक तीसरी जो योजना है वो कौन सी है दोस्तों, हेरिटेज होटल योजना। चौथी योजना है और उसका नाम है शिल्प ग्राम योजना। शिल्प ग्राम योजना। शिल्प ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य है हस्त कलात्मक वस्तुओं को पर्यटकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना। तो पर्यटकों को एक ही स्थान पर जो भी हस्तकलात्मक वस्तुएं हैं वो एक ही स्थान पर प्राप्त होंगी। तो उनसे एक तो ठगने का और उनका जो सेफ्टी है उनका भी एक ध्यान रखा गया। और वो योजना थी, उसका नाम है शिल्प ग्राम योजना। कौन सी दोस्तों, शिल्प ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया राजस्थान के अंतर्गत। तो कौन सी योजना प्रारंभ कर दी, तो उसका नाम है शिल्प ग्राम योजना। और शिल्प ग्राम योजना में राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम जो बनाया गया वो है अपना हवाला गांव उदयपुर। प्रथम शिल्प ग्राम है राजस्थान का और उसका नाम है दोस्तों हवाला गांव उदयपुर। हवाला गांव उदयपुर, ये राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कौन सा दोस्तों, हवाला गांव है और ये आपका उदयपुर के अंतर्गत है। इसके बाद और भी योजना है जो सबसे ज्यादा पेपरों में आती है। एक है जैसे पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट जो योजना है ये प्रारंभ हुई 1991 में और इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों को घर जैसा आवास उपलब्ध कराना। उपलब्ध करवाना या फिर इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं पीजी, पेइंग गेस्ट योजना। इसको दोस्तों क्या कह सकते हैं अपन, पीजी, या फिर इसको कह देंगे पेइंग गेस्ट योजना के नाम से जाना जाएगा। और ये सबसे पहले 3 बड़े बड़े शहरों में स्थापित की गई, जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर। सबसे पहले ये 3 जिलों में थी, लेकिन आजकल ये लगभग राजस्थान के सभी जिलों में यही योजना चलाई जाए। यानी कि पेइंग गेस्ट योजना है, पीजी है, 1991 से इसको प्रारंभ किया गया और जो वर्तमान में लगभग राजस्थान के सभी जिलों में संचालित है। तो एक योजना कौन सी होगी आपकी, पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट योजना के नाम से इसको जाना जाता है। अब आता है कि राजस्थान में एक और योजना है भाई साहब और उसका नाम है नंबर पे रोपवे योजना।
ये पेपर में अभी आया है। रोपवे योजना का मतलब है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ढोपुले के माध्यम से जाना, एक पर्वत से दूसरे पर्वत में पहाड़ी पर जाने के लिए जो रास्ता होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रोपवे कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर स्थापित किया है? प्रथम रोपवे सुंधा माता, सुंधा पर्वत कह दो, माता कह दो, जालौर 2006 में स्थापित किया गया। दूसरा मनसा करणी माता, मनसा करणी माता, और ये है आपका दोस्तों कहां पर, उदयपुर के अंतर्गत है। जो मनसा करणी माता है जो कहां पर है दोस्तों, उदयपुर के अंतर्गत है। तीसरा सावित्री माता, अजमेर में है। और चौथा है आपका वीर हनुमान जी, सामोद जयपुर। वीर हनुमान जी है आपके सामोद जयपुर के अंतर्गत है। तो ये राजस्थान में रोपवे योजना संचालित है। तो क्वेश्चन अभी जयपुर में एक और बना है, 5वां बता रहे हैं, प्रस्तावित हो गया है। अभी काम तो स्टार्ट चल रहा है लेकिन अभी चला नहीं। लेकिन प्रमुख तौर पे जो 4 हैं वो आपके संचालित हैं, अभी भी प्रेजेंट में चारों संचालित हैं। तो ये राजस्थान के क्या है आपके, तो ये है दोस्तों रोपवे। इसके बाद जो एक और योजना है आपकी मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना 19 जनवरी 1997 में ये प्रारंभ की गई। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि पर, महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि पर इसको प्रारंभ किया गया। तो इसमें महाराणा प्रताप के जो ऐतिहासिक स्थल थे उनको पर्यटन स्थल स्थापित करना है, जैसे गोगुंदा, हल्दी घाटी, चावंड, ये जो प्रमुख स्थल हैं इनको क्या है, ऐतिहासिक स्थल स्थापित करना, ये मुख्य उद्देश्य किसका है, तो वो कौन सी योजना है, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपका मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में एक पर्यटन सर्किट स्थापित किए, पर्यटन सर्किट स्थापित किए गए हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किटों में विभाजित किया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान को कितने पर्यटन सर्किटों में विभाजित किया गया है, तो कितने पर्यटन सर्किट हैं दोस्तों, 10 पर्यटन सर्किटों में विभाजित किया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले 10 पर्यटन सर्किट कौन कौन से हैं, 10 जो पर्यटन सर्किट हैं वो कौन कौन से 10 पर्यटन सर्किटों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। जैसे एक है आपका मेवात सर्किट, मेवात सर्किट कौन सा है भाई, मेवात सर्किट। तो इसमें मेवात वाला जो क्षेत्र है, अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका भरतपुर सर्किट, या इसको ब्रज सर्किट कहते हैं, भरतपुर सर्किट, या इसको ब्रज सर्किट के नाम से जाना जा सकता है। 10 सर्किट है राजस्थान के, इनके अंतर्गत नाम पूछता है कि कौन से सर्किट में कौन कौन आते हैं। एक है आपका रणथंभौर सर्किट, रणथंभौर सर्किट, और ये आपका सवाई माधोपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, सवाई माधोपुर में एक रणथंभौर अभ्यारण्य है,
वो भी इसी के अंतर्गत आता है। एक है आपका माउंट आबू सर्किट, माउंट आबू सर्किट। एक है आपका मेवाड़ सर्किट। कौन सा सर्किट है दोस्तों? मेवाड़ सर्किट। तो इसमें मेवाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा आता है इसमें मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत। इसके बाद एक है आपका मेरवाड़ा सर्किट। मेवाड़ हो गया, एक हो गया आपका मेरवाड़ा सर्किट। मेरवाड़ा सर्किट के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा सर्किट है दोस्तों? मेरवाड़ा सर्किट है। और इसके बाद छोटे छोटे और भी सर्किट हैं, जैसे एक है आपका मरु सर्किट, एक है शेखावाटी क्षेत्र, और एक है मत्स्य। एक है आपका मरु, एक है आपका शेखावाटी, एक है मत्स्य। मत्स्य सर्किट के नाम से भी एक को जाना जाता है, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले जो क्षेत्र हैं वो सभी आते हैं। और इसमें एक आ जाता है आपका मरु सर्किट। मरु सर्किट तो हो ही गया, मरु सर्किट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये राजस्थान के प्रमुख सर्किटों के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद जैसे आता है कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और भी छोटी छोटी योजनाएं, एक पेपर में अभी आया था, एक एग्जाम में एक आया था कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि कृष्णा सर्किट क्या है। पहले बात तो ये है कि कृष्णा सर्किट किसे कहा? तो कृष्ण भगवान के जो मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए और उनके विकास के लिए एक योजना बनाई गई है, केंद्र सरकार की योजना है, और उसको कहा जाता है कृष्णा सर्किट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? कृष्णा सर्किट के नाम से जाना जाता है। अब जो कृष्णा सर्किट है उसमें राजस्थान के कौन कौन से मंदिर हैं? इसमें लगभग भारत के 12 राज्यों के मंदिरों को जोड़ा गया है। लगभग कितने राज्यों के मंदिर है इसमें? 12 राज्यों के मंदिरों को जोड़ा गया है, जिनमें से 12 कृष्ण मंदिरों को जोड़ा गया है, सॉरी 12 कृष्ण मंदिरों को इसमें जोड़ा गया है। 12 कृष्ण मंदिरों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। कौन सी सरकार की योजना है दोस्तों? केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें कितने मंदिरों को जोड़ा गया है? कृष्ण भगवान के 12 मंदिरों को शामिल किया गया है। कितने मंदिरों को शामिल किया गया है भाई? 12 मंदिरों को शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और ओडिशा के मंदिरों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें राजस्थान के जो मंदिर हैं, अगर ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, ऐसे आएगा निम्न में से कृष्णा सर्किट के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा मंदिर आता है या फिर नहीं आता है? तो जैसे एक है, राजस्थान की बात करेंगे अपन, गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? आपका जयपुर में है। और ये एक राजस्थान का ऐसा मंदिर है जिसमें ऑनलाइन दर्शन किया, ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध है इसके अंतर्गत। ये गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो आपका जयपुर में है। दूसरा है श्रीनाथ जी का मंदिर, श्री नाथ जी का मंदिर, और ये है आपका नाथ द्वारा। नाथ द्वारा है आपका राजसमंद में। एक है आपका खाटू श्याम जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में। खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है दोस्तों? सीकर के अंतर्गत है। इसको भी कौन सी योजना में रखा गया है? तो ये इसी के अंतर्गत रखा गया है। एक है आपका कनक वृंदावन, कनक वृंदावन गलता जी
कनक वृंदावन का जो मंदिर है ये भी जयपुर में है। गलता जी का मंदिर है ये भी आपका कहां पर है, जयपुर के अंतर्गत है। इन सभी मंदिरों को आपके को किस में रखा गया है दोस्तों, तो ये रखा गया है आपका कृष्णा सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। तो ये कृष्णा सर्किट बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपका कृष्णा सर्किट है। फिर इसके बाद राजस्थान में एक आपने नाम सुना होगा अजमेर। अजमेर जो शहर है इसको राजस्थान का क्या कहते हैं, हृदय कहा जाता है। और जो अजमेर है इसमें एक योजना चलाई गई है, हृदय योजना। क्वेश्चन ये आता है हृदय योजना का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो वो आपका अजमेर से है। लेकिन अजमेर में ही एक है पुष्कर, और पुष्कर के अंतर्गत ये योजना चलाई गई है और उस योजना को कहते हैं प्रसाद योजना। प्रसाद योजना, तो प्रसाद योजना का संबंध किससे है, तो दोस्तों किससे है, पुष्कर अजमेर से, यानी कि पुष्कर से संबंधित है वो आपकी प्रसाद योजना है। कौन सी योजना है भाई, प्रसाद योजना आती है। इसके बाद एक छोटा सा सर्किट है ब्रज सर्किट। ये भी धार्मिक दृष्टि से इसको अलग किया गया है। तो इसमें भरतपुर, धौलपुर और यूपी, मथुरा वृंदावन वाला जो क्षेत्र है वो आपका ब्रज सर्किट के अंतर्गत आता है। कौन से सर्किट के अंतर्गत आता है दोस्तों, ब्रज सर्किट में धौलपुर भरतपुर तो है ही, और इसके अंतर्गत यूपी भी आ जाता है। यूपी में मथुरा वाला जो क्षेत्र है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है। एक आते हैं राजस्थान में पर्यटन संभाग। पर्यटन संभाग, पहले राजस्थान में पर्यटन संभागों की संख्या 2 थी। पहले जो राजस्थान था उसमें राजस्थान में पर्यटन संभाग, संभागों की बात नहीं, एक संभाग अलग होते हैं और ये पर्यटन के क्षेत्र में संभाग। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कौन कौन से पर्यटन संभाग हैं, राजस्थान में कौन कौन से पर्यटन संभाग हैं, तो पहले जोधपुर और उदयपुर था। पहले जोधपुर था, उदयपुर था, लेकिन अब नए बन गए। अजमेर हो गया एक, तो नए पर्यटन संभागों में एक है आपका अजमेर भाई साहब, और दूसरा है कोटा। एक है आपका कोटा और एक है अजमेर। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में कितने पर्यटन संभाग हैं, तो राजस्थान में पर्यटन संभागों की संख्या प्रेजेंट में कितनी है, 4 है, जिनमें से 2 पहले थे और 2 अब नए बने। तो राजस्थान में पर्यटन संभागों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वो है आपकी 4। पर्यटन संभागों की संख्या कितनी है भाई, 4 है। अब इसके बाद राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैनोरमाओं की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों, पैनोरमाओं की शुरुआत की गई है और एक संग्रहालय भी स्थापित किए गए। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक संग्रहालयों की स्थापना की गई। तो अगर आपसे पूछ ले कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से म्यूजियम या संग्रहालयों की स्थापना की गई, म्यूजियम या संग्रहालयों की स्थापना की गई है, तो संग्रहालय या म्यूजियम कह सकते हैं, या इसको कह दिया संग्रहालय। कौन कौन से म्यूजियम और संग्रहालय राजस्थान के अंतर्गत है, तो पहला एक अगर आप बात करें कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस अकेडमी की स्थापना, आमेर जयपुर में की, कुंडा काम। कालबेलिया एक नृत्य है और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की सूची में रखा गया। कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है गुलाबोबाई है, जिसने विदेशी स्तर पर इसकी पहचान दी और जिसका संबंध अजमेर से, अजमेर क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस एकेडमी की स्थापना की गई है। दूसरा स्कूल ऑफ वास्तु पुष्कर में है।
वास्तु पुष्कर में है, पुष्कर अजमेर में आता है। स्कूल ऑफ वास्तु आपका पुष्कर अजमेर के अंतर्गत है। दूसरा है आपका युद्ध संग्रहालय, ठीक है, आपका युद्ध संग्रहालय, या इसको कह सकते हैं वॉर, और ये है आपका जैसलमेर। युद्ध संग्रहालय है आपका कहां पर दोस्तों, जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। कहां पर स्थित है, जैसलमेर में आपका युद्ध संग्रहालय है। आपका युद्ध संग्रहालय कहां पर है भाई, जयपुर के अंतर्गत यह है, वो सॉरी जैसलमेर के अंतर्गत है। विभूति पार्क है आपका उदयपुर में है, विभूति पार्क है आपका उदयपुर के अंतर्गत है। एक आदिवासियों से संबंधित है, मानगढ़ में है, आदिवासियों से संबंधित है, कहां पर है भाई, मानगढ़ के अंतर्गत है। राष्ट्रीय जनजाति क्षेत्र संग्रहालय कह सकते हैं उसको, राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय मानगढ़, बांसवाड़ा में आता है मानगढ़ धाम। बांसवाड़ा के अंतर्गत, कहां पर स्थित है भाई, बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो ये आपका पर्यटन से संबंधित चीजें थी। इसकी जो दूसरी क्लास है उसमें भी अभी पर्यटन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो अगली जो क्लास होगी उसमें भी अपन पर्यटन के बारे में विशेष विशेष बातें करेंगे। तो इसके बाद अपन दोस्तों फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।